हेलो एंड वेलकम टू वेदांत यूट्यूब चैनल। आज हम कार्यपालिका का जो पार्ट 2 है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। कार्यपालिका का जो पार्ट 1 है उसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया था, जिसमें हमने जो कार्यपालिका है उसके बारे में बेसिक अध्ययन किया था और उसमें भी जो स्थायी कार्यपालिका है राष्ट्रपति, उसका जो चुनाव है, चुनाव की जो प्रक्रिया है, उन सबके बारे में अध्ययन किया था। आज हम राष्ट्रपति का जो पार्ट 2 है, सही मायने में ये जो अपना लेक्चर है वो राष्ट्रपति पार्ट 2 मान सकते हैं इसको। सेकंड, इसका अध्ययन करेंगे। इसमें हमने पार्ट 1 में हमने अध्ययन किया इसका जो निर्वाचन है उसका, और सेकंड में हम अध्ययन करेंगे इसकी जो शक्तियां हैं उनका। राष्ट्रपति की कौन कौन सी शक्तियां हैं, कौन कौन से अधिकार क्षेत्र आते हैं, किस प्रकार उन शक्तियों का जो है प्रयोग करता है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। राष्ट्रपति की शक्तियां एवं कार्य। राष्ट्रपति की मुख्य 4 प्रकार की शक्तियां होती हैं, जिनमें हम विधायी, पहले कार्यपालिका शक्तियां, विधायी शक्ति, न्यायिक क्षेत्र के अंदर शक्ति और उसके अलावा वित्तीय क्षेत्र में शक्ति। अब इन 4 प्रकार की शक्तियां के अंदर कौन कौन सी जो शक्तियां हैं और उन शक्तियों को किस प्रकार से प्रयोग होता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो नंबर 1, राष्ट्रपति की जो कार्यपालिका शक्तियां हैं, जब हमने राष्ट्रपति का अध्ययन करना शुरू किया था तो हमने देखा था कि राष्ट्रपति का शक्तियों का जो राष्ट्रपति का जो अनुच्छेद है वो 52 से लेकर 62 तक है। भारत के संविधान में 52 से लेकर 62 तक के जो राष्ट्रपति है उसका पद है, शक्तियां है, महाभियोग है, इन सब का या शक्तियों का किस प्रकार उपयोग करेगा, इन सब का जो है वो विवरण दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक राष्ट्रपति है और संविधान का अनुच्छेद 52 से 62 राष्ट्रपति है। अब अनुच्छेद 52 क्या कहता है? 52 क्या कहता है कि भारत में राष्ट्रपति का एक पद होगा, मतलब पद की व्याख्या की गई, पद का जो सृजन किया गया है। अनुच्छेद 53 में समस्त कार्यपालिका शक्तियां होगी। किसमें होगी? समस्त कार्यपालिका शक्तियां किसमें होगी? राष्ट्रपति में। और इसके अलावा पिछले वीडियो में देखा था कि अनुच्छेद 54 और 55 क्या है? इसके निर्वाचन से लेकर कि किस प्रकार इसका निर्वाचन होगा, कौन कौन से निर्वाचन में भाग लेगा, निर्वाचन मंडल क्या होगा, किस प्रकार इसका निर्वाचन किया जाएगा, ये सब हमने पहले वीडियो में इसका अध्ययन कर लिया है। अभी हम बात करते हैं अनुच्छेद 53 की, क्योंकि समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है अनुच्छेद 53 के अनुसार। अब उसका वो प्रयोग क्या करता है और इसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के माध्यम से करता है। क्या करता है? वो इन शक्तियों का प्रयोग या तो खुद करेगा या अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के माध्यम से करेगा। अब अधीनस्थ कर्मचारी कौन हो गया इसका? प्रधानमंत्री प्लस मंत्री परिषद। अब इनका प्रयोग या तो स्वयं करेगा या प्रधानमंत्री मंत्री परिषद के माध्यम से करेगा। तो इसीलिए जो कि मंत्री परिषद या प्रधानमंत्री को शक्तियां कहां से मिल रही है? राष्ट्रपति से मिल रही है। कहां से मिल रही है? राष्ट्रपति से मिल रही है। क्योंकि राष्ट्रपति से शक्तियां प्राप्त कर रहे हैं तो इसके लिए इनकी जो नियुक्ति है, इनकी जो नियुक्ति है वो भी कौन करेगा? राष्ट्रपति ही करेगा। ये जो लोग हैं ये सब यहीं से प्राप्त करते हैं, तो इसलिए इनकी नियुक्ति है वो
करेगा। सबसे पहला काम इसीलिए इनमें कार्यपालिका शक्तियों में सबसे पहला काम ये हो गया कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो ये कार्यपालिका शक्तियां कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 53। ठीक है, तो इसका पहला कार्य क्या हो गया? कार्यपालिका शक्तियों में मैं ऐसा लिख देता हूं, इसमें एक जो महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति करना। महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति करना। कौन कौन महत्वपूर्ण अधिकारी कौन हो गए? ये हो गए प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। ठीक है, तो प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद या राज्यों में राज्यपाल, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति। क्योंकि हमने क्या देखा है कि यह इन शक्तियों का प्रयोग या तो खुद करेगा या अपना निरस्त कर्मचारी या निरस्त कर्मचारी ये हो गए, और ये जो निरस्त कर्मचारी है वो इससे शक्तियां प्राप्त कर रहे हैं। अब चूंकि इसे शक्तियां प्राप्त कर रहे हैं तो इसका निर्वाचन जो नियुक्ति है, सॉरी निर्वाचन नहीं, नियुक्ति है, वो भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। तो इसलिए पहला काम कार्यपालिका शक्ति का पहला काम क्या हो गया? महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति करना। अब दूसरा काम क्या हो गया? शासन संचालन संबंधी शक्ति। शासन संचालन संबंधी शक्ति क्या करता है? क्योंकि शासन का संचालन यहाँ कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद, खासतौर पर प्रधानमंत्री कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखो शासन संचालन के लिए क्या करता है? जो अपनी संसद है का सत्र बुलाता है। शासन का संचालित हो रहा है, कार्यपालिका से कार्यपालिका किसके प्रति जवाबदेह? संसद के प्रति। तो संसद का सत्र बुलाता है। ठीक है, और क्या करता है? विभागों का मंत्रिपरिषद यहाँ लिख देते हैं, मंत्रिपरिषद के विभागों का आवंटन करता है। क्योंकि शासन संचालन का प्रथम कार्य मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। नंबर 3 क्या हो गया? वैदेशिक क्षेत्र में शक्ति। वैदेशिक क्षेत्र में शक्ति क्या क्या करता है? वैदेशिक क्षेत्र में, विदेशों में क्या करता है? भारत का प्रतिनिधित्व में, भारत का प्रतिनिधित्व। ठीक है, विदेशों में भारत का मतलब, कहने का मतलब जितने भी कामकाज होंगे भारत द्वारा किए जाएंगे और विदेशों में होंगे तो किसके प्रतिनिधित्व में या किसके नाम से किए जाएंगे? राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाएंगे। उसके अलावा जो विदेशों में भारत के राजदूतों की नियुक्ति, भारत के प्रत्येक देश में जिसके साथ कूटनीतिक या राजनीतिक संबंध होते हैं वहां पर उस देश का एक प्रतिनिधि होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, भारत की बात कर लेते हैं फॉर्मली। भारत के चीन के साथ संबंध है, कितने भी लड़ाई कितने संघर्ष हो गए, व्यापारिक अंश है, तो चीन में भारत का एक व्यक्ति होगा। यहाँ पर भारत का एक मुख्यालय होता है। ठीक है, तो वहां पर एक व्यक्ति होगा, जो व्यक्ति भारत का प्रतिनिधित्व करेगा और उसको कहते हैं राजदूत।
तो चीन में भारत का एक व्यक्ति जो होगा उसको कहते हैं राज। तो दूसरी प्रकार चीन का भारत में एक व्यक्ति होगा तो चीनी राजदूत हो जाएगा। तो भारत का कोई व्यक्ति जो विदेश में भारत का प्रतिनिधित्व करता है उसको राजदूत कहते हैं। उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो विदेशों में भारत के राजदूतों का जो नियुक्ति है वो भी इसके द्वारा ही की जाती है। नंबर 4 सैनिक क्षेत्र में सैनिक क्षेत्र में कैसे राष्ट्रपति क्या होता है, तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति कौन होता है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत की तीनों सेनाओं जल थल और नभ तीनों प्रकार की सेनाओं का सेनापति भारत होता है, तो राष्ट्रपति होता है। और किसी देश के ऊपर हमला करना है तो सेना का आदेश राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। युद्ध विराम करना है तो भी राष्ट्रपति की जो आदेश है सलाह है वही मानी जाती है। तो कहने का मतलब तीनों सेनाओं जो सेनापति संयुक्त रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो इस प्रकार राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्ति अनुच्छेद 53 में जो वर्णित है उसमें 4 प्रकार की शक्तियां उसको प्राप्त है। पहले कुछ अधिकारियों की नियुक्ति करेगा जिससे वो शासन संचालन कर सके और प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद राज्यपाल होंगे राज्यों में। उसके अलावा शासन संचालन संबंधी जो कार्य है और शासन संचालन का जो कार्य है वो संसद का पहले सत्र बुलाएगा। आपको पता है पहले हम देखे थे कुछ सत्र होते हैं उन सत्रों को बुलाता है और 17 साल में यही करता है। तो सत्र बुलाकर वो मंत्रिपरिषद में भी पदों का आवंटन करता है। कौन वित्त मंत्री बनेगा, कौन गृह मंत्री बनेगा, कौन रेल मंत्री बनेगा, ये सारे पदों का आवंटन प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति द्वारा ही किए जाते हैं। उसके अलावा विदेशों में भारत का जो प्रतिनिधित्व है राष्ट्रपति करता है। विदेशों में जितनी संधियां हैं जितने भी करार हैं राष्ट्रपति के नाम से ही होते हैं और राजदूतों की नियुक्ति करता है। उसके अलावा सैन्य क्षेत्र में तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति राष्ट्रपति होता है। अगर युद्ध करना है, युद्ध विराम करना है तो राष्ट्रपति ही करता है। इस प्रकार राष्ट्रपति का जो कार्यपालिका शक्ति है पहला टॉपिक वो खत्म हो गया। अब इसका जो दूसरा पार्ट है, दूसरा जो पॉइंट है वो है विधायी शक्तियां। इसको पढ़ते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लें एक बार। बता देता हूं इसको। अब नंबर 2 लिखते हैं विधायी शक्ति। हमने देखा था कि राष्ट्रपति संसद का महत्वपूर्ण अंग होता है और संसद द्वारा भारत की किसी भी विधेयक को कानून का रूप तभी प्राप्त होता है जब उसके ऊपर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाएंगे। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद ही कोई विधेयक कानून का रूप प्राप्त करता है। इसलिए संसद का यह विधायक काफी सामान्य के नाते उसकी बहुत सारी महत्वपूर्ण जो विधायी शक्तियां हैं वो होती है। क्योंकि राष्ट्रपति क्या होता है, राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। तो संसद का अंग है, सीधी सी बात है, उसकी बहुत सारी विधायी शक्तियां होती है। तो नंबर 1 क्या आएगा, विधायी क्षेत्र का प्रशासन करना। विधायी क्षेत्र का प्रशासन करता है। वो क्या करता है, विधायी क्षेत्र का प्रशासन कैसे करेगा, संसद का वही सत्र बुलाता है, उसके अलावा भाषण देना जिसको हम संसद को संबोधन करना कहते हैं, या संसद को भंग करना। प्रधानमंत्री की सिफारिश से राष्ट्रपति संसद को भंग कर सकता है। तो सत्र बुलाएगा, सत्र को संबोधित करेगा। पहली बार सत्र जब बुलाया जाता है तो उसको संबोधित करने का राष्ट्रपति ही करता है और संसद को भंग भी किया जा सकता है। राष्ट्रपति समय से पूर्व आपको पता है कि जो लोकसभा है उसका कार्यकाल 5 साल होता है, लेकिन उस प्रधानमंत्री की सिफारिश से राष्ट्रपति उससे पहले उसको भंग कर सकता है।
करने की शक्ति, सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति। आपको पता है कि राष्ट्रपति जो है वो संसद में दो सदस्य होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्य मनोनीत करता है और राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है। अब ये 2 सदस्य कौन होंगे? आंग्ल भारतीय होंगे। आंग्ल भारतीय होंगे। और ये 12 सदस्य कौन होंगे? वही कला, विज्ञान, खेल, समाज सेवा आदि में उत्कृष्ट योगदान करने वाले लोगों को मनोनीत करता है। इस प्रकार राष्ट्रपति लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति प्राप्त करता है और उनको मनोनीत करता है। नंबर 3, विधेयक पर निषेधाधिकार की शक्ति। हमको पता है कि कोई भी विधेयक संसद द्वारा जब पारित होता है तो उसके ऊपर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करता है तभी वो कानून बनता है, ठीक है। लेकिन राष्ट्रपति के पास इसमें 3 प्रकार की शक्तियां होती है। या तो राष्ट्रपति उसको क्या कर दे, हस्ताक्षर कर दे, या उसको पुनर्विचार के लिए लौटा दे, या उसको अपने पास रख दे। तो जब हस्ताक्षर कर दिया तो कानून बन गया, पुनर्विचार के लिए संसद के पास लौटा दिया और संसद ने उसको वापस से पास करके भेज दिया तो राष्ट्रपति को उसके ऊपर हस्ताक्षर करने ही होते हैं। ये बाध्यकारी शक्ति हो गई। तीसरा, अपने पास रख ले, क्योंकि राष्ट्रपति या भारतीय संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है कि राष्ट्रपति कितने दिनों में इसके ऊपर हस्ताक्षर करे। तो जब इसको अपने पास रख सकता है या रख ले तो इसको हम कहते हैं पॉकेट वीटो या जेबी निषेधाधिकार, पॉकेट वीटो। इसका मतलब क्या हो गया कि राष्ट्रपति, पॉकेट का मतलब जेब होता है, वीटो का मतलब निषेधाधिकार होता है, ठीक है। मतलब राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को अपनी जेब में रख सकता है और जेब में रखने का मतलब यह हो गया कि ये उसके ऊपर कोई फैसला नहीं ले, तो ये उसकी निषेधाधिकार की शक्ति होती है। नंबर 4 हो गया अध्यादेश जारी करने की शक्ति। हमें नॉर्मल परिस्थितियों में ये पता है कि भारतीय संसद है, लोकसभा, राज्यसभा, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, कानून बनाते हैं। लेकिन हमें ये भी पता है कि संसद के 3 सदस्य होते हैं। बीएमडब्ल्यू से हमने याद किया था, बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र, 3 सत्र ही चलते हैं। लेकिन जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो और किसी कानून की आवश्यकता पड़ जाए तब राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी करता है। अध्यादेश मतलब एक ऐसा आदेश जारी करता है जो संसद द्वारा बनाए गए कानून की तरह मान्य होता है, उसको वैसे लागू किया जाता है। तो वो कानून उस विशिष्ट परिस्थिति को ध्यान में रखकर या जो अध्यादेश विशिष्ट परिस्थिति को ध्यान में रखकर जारी किया जाता है। लेकिन इस अध्यादेश की एक सीमा ये है कि जैसे ही संसद का सत्र चालू हुआ उसको 6 सप्ताह के भीतर संसद से पास कराना जरूरी है, तो वो अध्यादेश जो है वो कानून बन जाता है, अन्यथा उसको निरस्त हो जाता है। अगर संसद से 6 सप्ताह के भीतर पेश करके पास नहीं करवाया तो निरस्त हो जाएगा, संसद ने उसको अस्वीकार कर दिया तो भी वो निरस्त हो जाएगा। लेकिन वो विकट या विषम परिस्थितियों को या संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, कानून की आवश्यकता हो, आन पड़ती हो, ऐसी परिस्थितियों में राष्ट्रपति द्वारा आदेश, जिसको हम अध्यादेश कहते हैं, जारी किया जाता है, जो उस परिस्थिति में उस कानून की जरूरत को खत्म करता है। इस प्रकार राष्ट्रपति की विधेयक शक्तियों में भी 4 प्रकार की शक्तियां हैं। विधायक क्षेत्र का प्रशासन करता है, संसद का सत्र बुलाता है, भाषण देता है, भंग करता है, मनोनीत करता है, लोकसभा में 2, राज्यसभा
संसद या कार्यपालिका अपनी स्वेच्छाचारी शक्तियों का प्रयोग करके मनमाने ढंग से संविधान का परिवर्तन या कोई कानून बनाती है तो राष्ट्रपति उसको रोक सकता है। अध्यादेश जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, कानून की आवश्यकता न पड़े, तो राष्ट्रपति एक कानून के रूप में आदेश जारी करता है जिसको अध्यादेश कहते हैं। इस प्रकार से जो राष्ट्रपति की जो विधायी शक्तियां हैं वो कंप्लीट हो गया। तीसरी प्रकार की शक्ति है वो पढ़ते हैं, तो हम इसको उदाहरण है। नंबर 3 हो गया वित्तीय शक्तियां, और नंबर 4 हो गया कानूनी शक्ति, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यायिक। न्यायिक शक्ति। वित्तीय शक्तियों में हमको पता है कि जो भी धन विधेयक होता है, इसके बारे में हमने पढ़ लिया, वो केवल और केवल काम पेश हो सकता है लोकसभा में, और धन विधेयक हमेशा सरकारी विधेयक ही होगा, वो निजी विधेयक नहीं होगा। ठीक है, धन विधेयक लोकसभा में ही पेश हो सकता है। ठीक है, और इसके लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति जरूरी है। कोई भी धन विधेयक अगर लोकसभा में पेश किया जाना है तो पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति अनिवार्य है। ठीक है, तो पहला टॉपिक क्या हो गया, धन विधेयक पर राष्ट्रपति की स्वीकृति। नंबर 2 क्या हो गया, राष्ट्रपति क्या करता है, बजट पेश करवाता है। बजट पेश करवाता है, कौन करता है, कार्यपालिका हम कह सकते हैं या वित्त मंत्री बजट पेश करता है, संसद से उसकी स्वीकृति करवानी जरूरी होती है। नंबर 3, अगर संचित निधि से पैसा निकालना है, से अगर धन निकास करना है तो किसकी स्वीकृति जरूरी है, वही राष्ट्रपति की स्वीकृति लेना आवश्यक होता है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, धन पर भी राष्ट्रपति का पूर्ण नियंत्रण होता है। अब कौन सा हो गया, चौथी होगी न्यायिक शक्तियां। अनुच्छेद 72 क्या कहता है कि राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की शक्तियां होती है न्यायिक क्षेत्र में। क्या करता है, राष्ट्रपति किसी की सजा कम कर सकता है, माफ कर सकता है, या उसको निलंबित कुछ समय के लिए रोक सकता है। समझ में आ गया। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें उदाहरण दूं, अगर किसी व्यक्ति को फांसी मिला दो, ठीक है, तो उसको एक मर्सी पिटीशन दया याचिका दायर करने का अधिकार होगा, और वो किसके पास होगी, दया याचिका राष्ट्रपति के पास। आपको पता है जो भी निर्भया केस हुआ था, इसके ऊपर बड़ा प्रोपोगेंडा क्रिएट हो गया था कि जो चारों आरोपी थे उन्होंने अलग अलग दया याचिका दायर की और फांसी में उनकी विलंब किया गया था काफी समय। तो क्या होता है, अगर किसी व्यक्ति को फांसी मिली है तो वो दया याचिका दायर करता है राष्ट्रपति के पास। अब राष्ट्रपति क्या कर सकता है, या तो अब पहला टॉपिक क्या हो गया, सजा कम कर दे, ठीक है, तो फांसी को कायम कर दे, उम्र कैद में बदल दे, ठीक है, तो पहला जो है कम कर सकते। दूसरा, माफ, फांसी नहीं, उनको सजा भी माफ कर दे पूरी। या तीसरा क्या होगा, फांसी को रोक दे उस समय के लिए। समझ में आया। तो ये 3 प्रकार की शक्तियां होती हैं। तो ये सजा याद जो व्यक्ति होता है जिसको सजा मिली है वो राष्ट्रपति के पास फांसी पिटीशन दायर करता है। तो इस प्रकार न्यायिक क्षेत्र में राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की शक्तियां होती है। तो राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं उसमें हमने जो नॉर्मल, अब राष्ट्रपति की जो स्टार्ट शक्तियां हमने देखा उसमें 2 प्रकार की शक्तियां थी, सामान्यकालीन और संकटकालीन। सामान्यकालीन में 4 प्रकार की शक्तियां हो गया। अब दूसरा जो पार्ट आएगा इसमें हम और पढ़ेंगे इसकी संकटकालीन, जो नॉर्मल समय के अलावा शक्तियां हैं।
दोनों को बांटते हैं, एक सामान्यकालीन और दूसरी कौन सी होगी, आगे लिख देता हूं यहाँ, संकटकालीन, जिसको हम कौन सी कहते हैं, आपातकालीन। ठीक है, सामान्यकालीन में ये सब 4 प्रकार की शक्तियां हमें पढ़ी। नंबर 1 कार्यपालिका शक्तियां, नंबर 2 कौन सी पढ़ी, विधायी शक्तियां, नंबर 3 पढ़ी हमने वित्तीय शक्तियां, और नंबर 4 हमने पढ़ी न्यायिक शक्तियां। ठीक है, इसके हमने 4 पॉइंट पढ़े थे, इसके हमने 4 पॉइंट पढ़े। ठीक है, तो ये सामान्यकालीन शक्ति हो गया। तो नॉर्मल परिस्थिति में इस प्रकार की शक्तियों का राष्ट्रपति प्रयोग करता है, लेकिन जब स्थितियां नॉर्मल नहीं हो, स्थिति सामान्यकालीन की नहीं हो, स्थिति संकट की स्थिति हो, या स्थिति संकटकालीन हो, ठीक है, तब राष्ट्रपति के पास कौन सी शक्तियां होती हैं। तो राष्ट्रपति का इसमें 3 प्रकार की शक्तियां होती है। नंबर 1 बाहरी आक्रमण, बाहरी आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, यहां लिख देते हैं अनुच्छेद 312। ठीक है, दूसरी होती है राज्यों में संवैधानिक संघर्ष, अनुच्छेद 356। और तीसरी होती है वित्तीय संकट, वही अनुच्छेद 360। तो राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियों को याद करने के सीधा तरीका है, जो 352 अनुच्छेद 356 अनुच्छेद 360 52 450 ऐसे याद रखना है। ठीक है, अनुच्छेद 52 के तहत राष्ट्रपति आपातकाल संकटकाल की घोषणा करता है, जिसके तहत हमने जो संघीय शासन व्यवस्था पढ़ा था उसमें देख दिया था कि जब राष्ट्र आपातकाल की घोषणा हो जाए तो उस समय जो शक्तियां हैं, जो शक्तियों का जो विभाजन है वो पढ़ा था हमने 4 प्रकार से, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची या अवशिष्ट विषय, इसका अध्ययन किया था। यहाँ ये बताने का मतलब है कि आपातकाल एक्चुअल में वास्तव में होता है संकटकाल, कि जब ऐसी स्थिति हो जाए कि ऐसी कोई समस्या है, ऐसी कोई समस्या है, ठीक है, ऐसी कोई समस्या आती है, तो क्या होता है, ये शक्तियों का जो विभाजन है वो खत्म हो जाता है कंप्लीट। जैसे इसके ऊपर केंद्र सरकार कानून बनाती है, संसद बनाती है, इसके ऊपर राज्य सरकार बनाती है, इस पर दोनों बनाती है, इस पर केंद्र बनाता है। ठीक है, तो शक्तियों का विभाजन स्पष्ट है। लेकिन जब ऐसी स्थिति हो जाए, अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लग जाए, सफल हो जाए, तो 60 के तहत आपातकाल लग जाए, तो ये जो शक्तियों का जो विभाजन हमने किया वो खत्म हो जाता है, और सारी जो शक्ति है वो संसद के पास आ जाती है। मतलब संपूर्ण देश में कानून बनाने का अधिकार संसद के पास से आ जाता है। तो ये तो होता है आपातकाल वास्तव में। अब बाहरी आक्रमण, जैसे कोई दूसरा देश हमारे ऊपर हमला कर दे या अंदर देश में भी सशस्त्र विद्रोह हो जाए, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 का प्रयोग करते हुए आपातकाल लगाता है। राज्य में संकट की स्थिति हो, ये राज्यपाल सिफारिश करता है, राज्यपाल की सिफारिश से। अगर राज्यपाल को यह आभास हो कि संबंधित उस राज्य का जो शासन है, सरकार है, वो संवैधानिक नियमों के हिसाब से नहीं चल रही है, तो वो सिफारिश करेगा इसको राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 का प्रयोग करते हुए
राज्य सरकार को बर्खास्त कर सकता है। कहने का मतलब ये एक राज्य में लगता है, जिस राज्य का राज्यपाल सिफारिश करता है वहां पे ये स्थिति रहेगी। ठीक है, तो राज्य में संवैधानिक संकट की स्थिति हो जाए, राज्यपाल सिफारिश करे, 356 का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। जैसे कुछ समय के लिए अभी अपने जम्मू कश्मीर में लगा हुआ था। तीसरा है वित्तीय संकट, देश की शान को खतरा हो या देश में वित्तीय अनियमितता की स्थिति हो तो राष्ट्रपति 356 का प्रयोग करते हुए कि पूरे देश में, संपूर्ण देश में या किसी हिस्से विशेष में ये स्थिति को खत्म करते हुए आपातकाल घोषणा कर सकता है। जैसे अभी डिमोनेटाइजेशन हुआ, नोटबंदी हुआ, तो उस समय जो हमारे पास जो मुद्रा थी उसको बदलाया गया, नई मुद्रा आई, तो ये व्यवस्था सही ढंग से चालू नहीं हो पाती। यहाँ बहुत सारे देशों में क्या होता है, जैसे मुद्रास्फीति की दर बहुत ज्यादा हो जाती है, बैंकों द्वारा, सरकार द्वारा पैसे छापने की स्थिति या पैसे छापना शुरू कर दिया जाता है, मुद्रास्फीति बढ़ जाती है, तो उसको नियंत्रित करने के लिए आपातकाल लगाया जाता है, उस मुद्रा का कन्वर्जन या मुद्रा का अपने हिसाब से वापस को मैनेजमेंट करना शुरू करते हैं। तो ऐसी स्थिति में राज्य में अपना राष्ट्रपति है वो आपातकाल की घोषणा करता है। तो इस प्रकार सामान्यकालीन और संकटकालीन दो प्रकार की स्थितियां, इसमें हमने 4 प्रकार पढ़े, इसमें हमने 3 प्रकार पढ़े। इस प्रकार राष्ट्रपति की जो शक्तियां है वो आज पाठ है वो खत्म होता है। उम्मीद है आपको सही तरह से समझ में आया होगा। इसके आप अच्छे से नोट्स बना के तैयार रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है हर क्लास के लिए, नियर बाय फर्दर स्टडीज के लिए ये चीजें हमारे पास, ये चीजें हमें याद होनी बहुत जरूरी है। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।